नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में अध्ययनरत थे। हमारा विषय चल रहा था संसद के हमने महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ लिए थे। लोकसभा, राज्यसभा, संसद की जो कार्रवाइयाँ थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अंतिम समय में हमारा टॉपिक चल रहा था कुछ जो प्रस्ताव काल हैं, जो प्रस्ताव हैं उसके बारे में। कुछ काल हैं जैसे प्रश्न काल, शून्य काल, प्रस्ताव काल, वहाँ हमने चर्चा की थी। उसके बाद में आगे कुछ प्रस्ताव और हैं जो मैं आपको आज के क्लास में बता देता हूँ। कुछ अन्य जानकारियाँ हैं वो हमारी रह गई थी संसद के संदर्भ में, वो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय चल रहा था संसद, इसको हम कंप्लीट करते हैं आज। संसद में हमने कुछ प्रस्ताव पढ़ लिए थे, जैसे प्रश्न काल पढ़ लिया था। प्रश्न काल के बाद में हमने शून्य काल देख लिया था। शून्य काल के बाद में हमने प्रस्ताव काल देख लिया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं। उसके बाद में आज हम देखेंगे कुछ अन्य प्रस्ताव, जैसे एक होता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, या उसको हम स्थगन प्रस्ताव भी कह सकते हैं। विपक्ष के द्वारा ज़्यादातर लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ज़्यादातर ये किसके द्वारा लाया जाता है भाई? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और 50 सदस्यों की सहमति, 50 सदस्यों की सहमति से ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको 2.5 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रस्ताव पर 2.5 घंटे चर्चा होती है। तो काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इसका मतलब क्या होता है? काम रोको प्रस्ताव, इसका तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि सदन में अगर कोई कार्रवाई चल रही होती है, पूर्व में चल रही कार्रवाई, पूर्व में चल रही कार्यवाही को रोककर, कार्यवाही को रोकने हेतु ये प्रस्ताव लाया जाता है। यानी पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन का कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिए पूर्व में चल रही कार्रवाई को रोकने हेतु ये प्रस्ताव लाता है। और इस प्रस्ताव के ऊपर, यानी पहले वाली कार्रवाई रुक जाती है और नवीन जो प्रस्ताव होता है उसके ऊपर क्या होती है? नवीन जो मुद्दा होता है उसके ऊपर क्या होती है? चर्चा होती है। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव इसको कहा जाता है। आसानी से ध्यान रहने वाली बातें हैं। विपक्ष के द्वारा ज़्यादातर लाया जाता है और 50 सदस्यों की सहमति से ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। 2.5 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव भी इसको कहा जाता है। काम रोको प्रस्ताव नाम से ही लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सदन का कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने हेतु सदन की कार्रवाई को, पूर्व में चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए ये प्रस्ताव लाता है। वो पहले वाला रुक जाता है, नया प्रस्ताव लाया जाता है और उस नवीन मुद्दे पर चर्चा हेतु ही इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में कोविड चल रहा है, कोविड-19 कोरोना यानी किसी पहले में कोई कार्रवाई चल रही सदन में, ज़्यादातर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अब कोई सदस्य अचानक इस कार्रवाई को रोकना चाहता है और किसी नए मुद्दे के ऊपर चर्चा कराना चाहता है, तो इसके जैसे कोई नया मुद्दा भारत चीन सीमा विवाद, इस मुद्दे को लेकर कोई नई चर्चा कराना चाहता है, तो ऐसे प्रस्ताव आप कह सकते हैं। पूर्व में कोविड चर्चा चल रही थी, इसको रोकने के लिए कहता है और नया प्रस्ताव रखता है कि हमें इस मुद्दे के ऊपर क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। तो ये है आपका काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद में आगे एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी किसी सदस्य का, किसी मंत्री का
या सदन का ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन का कोई भी सदस्य किसी अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। सदन में किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना, करने हेतु कह सकते हैं, करने हेतु ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पीठासीन अधिकारी की सहमति से किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु सदन के किसी सदस्य या मंत्री के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद में और बात करें तो एक होता है भाई विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी सदन में किसी सदस्य या मंत्री ने अगर किसी प्रकार का कोई गलत तथ्य, किसी सदस्य ने या किसी मंत्री ने सदन में कोई गलत जानकारी या तथ्य, गलत जानकारी या तथ्य रखा हो, किसी सदस्य या किसी मंत्री के द्वारा सदन में अगर किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी या कोई तथ्य रख दिया हो तो उसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और कोई विशेष बातें नहीं है। उसके बाद में विशेषाधिकार प्रस्ताव, एक आपने नाम सुना होगा निंदा प्रस्ताव। नाम से ही लग रहा है निंदा करने हेतु लाया जाता है भाई, निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव यानी निंदा प्रस्ताव, इसके पहले ये भी ध्यान रखेंगे भाई, निंदा प्रस्ताव लाने से पहले पर्याप्त कारण किसको? लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं या राज्यसभा सभापति। यानी अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो निंदा प्रस्ताव लाने से पहले उसके पर्याप्त कारण लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। और ये निंदा प्रस्ताव किसी सदस्य या मंत्री के किसी सदस्य मंत्री या कह सकते हैं सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी मंत्री के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। और अगर ये पास होता है, क्या हो जाता है? पास। निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो पास होने पर यहाँ पर क्या होती है भाई, चाहे जिस किसी के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये अगर पास हो जाता है तो उसकी क्या होती है? सदन में निंदा होती है सरकार के विरुद्ध। अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद में सरकार की निंदा होती है और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है भाई? शुरू हो जाती है। तो ये है निंदा प्रस्ताव। ध्यान सीधा सा है कि इसमें ये अगर लाया जाता है निंदा प्रस्ताव तो इसके पर्याप्त कारण संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करना होता है। और अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर ये पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो संबंधित की क्या होती है भाई? निंदा होती है सरकार के। अगर विरुद्ध ये पास हो जाता है तो निंदा होती है और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया होती है। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, वो भी देख लें। एक तो होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। दोनों को आप कंपैरिजन में देख लें, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। विश्वास प्रस्ताव
ये लोकसभा में लाया जाता है, और ये भी कहाँ लाया जाता है भाई, लोकसभा में। चाहे विश्वास प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, दोनों कहाँ लाए जाएंगे, लोकसभा में ही लाए जाते हैं। एलएस का मतलब लोकसभा। उसके बाद में लोकसभा में सरकार द्वारा बहुमत साबित, लोकसभा में सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है भाई, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, और अक्सर ये कौन लाता है भाई, विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी सदस्यों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद में बात करें विश्वास प्रस्ताव की, अगर ये पारित हो जाता है या पास हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होगा भाई, बहुमत सिद्ध होगा, और बहुमत सिद्ध होगा तो सदन में सरकार क्या होगी, मजबूत होगी। सरकार क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। और ये अगर पास नहीं होता है तो सरकार गिरेगी, क्या हो जाएगा, सरकार का पतन हो जाएगा बहुमत के अभाव में। तो पास होने पर सरकार मजबूत होती। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है या पारित हो जाता है, पास होने या पारित होने पर सरकार क्या हो जाएगी भाई, गिर जाएगी। सरकार का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, सरकार का पतन हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। और ये अविश्वास प्रस्ताव अगर विफल हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है भाई, बच जाती है। लेकिन अगर पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। चाहे विश्वास प्रस्ताव हो और चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे विश्वास प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, ये किस प्रकार से पारित होते हैं भाई, सदन की तात्कालिक सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से। अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया ये है भाई, विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया किस प्रकार की है कि सदन की जो तात्कालिक सदस्य संख्या है उसके साधारण बहुमत से संकल्प अगर पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद में अगर और देखें तो भाई बात करें हम, तो एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद का मतलब धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रस्ताव का अर्थ आप निकाल भी सकते हैं कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अभिभाषण होने के बाद में ये प्रस्ताव लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। और इसका भाई पास होना क्या है, जरूरी है, पास होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में ये प्रस्ताव लाया जाता है, ये प्रस्ताव पास होना क्या है, पारित होना अनिवार्य है। अगर ये पास नहीं होता है, नहीं हो, तो ये समझा जाता है कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है, सरकार के पास क्या नहीं है, बहुमत का अभाव है। ये समझा जाता है कि सरकार के पास में बहुमत का अभाव है, बहुमत की कमी है। तो ये पास होना क्या है, जरूरी है, धन्यवाद प्रस्ताव। और बात करें, एक होता है संकल्प प्रस्ताव। संकल्प प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव तो कोई भी साधारण लोक महत्व से संबंधित किसी विशेष कार्रवाई के मुद्दे पर अगर किसी प्रकार की चर्चा करनी हो तो इसके लिए
कैसा प्रस्ताव लाया जाता है भाई? संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। कोई विशेष नहीं है, साधारण लोक महत्व या कोई संबंधित कोई विशेष किसी मुद्दे से संबंधित कोई विशेष कार्रवाई हो तो उस मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा करनी हो तो सदन प्रभारी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, संकल्प प्रस्ताव। एक होता है भाई आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव। आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव, तो आधे घंटे की अगर कोई लोक महत्व का अगर कोई विषय होता है तो लोक महत्व के किसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सदन का जो प्रभारी होता है प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन, प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन आधा घंटा ऐसे प्रस्तावों के लिए क्या करता है? निर्धारित करता है। ऐसे प्रस्तावों के लिए सदन प्रभारी क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसी अति महत्वपूर्ण विषय लोक महत्व के विषय पर अगर चर्चा करानी हो तो सदन प्रभारी प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन आधा घंटा ऐसे प्रस्तावों के लिए क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तो उसे कहा जाता है आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव। एक होता है भाई अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव। अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव ये होता है कि कोई भी अगर लोक महत्व का अगर किसी प्रकार का कोई सामान्य मुद्दा होता है तो इस मुद्दे के ऊपर सदन प्रभारी द्वारा 2 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव, 2 घंटे की चर्चा का ये प्रस्ताव होता है, इसको स्वीकार किया जाता है। सदन प्रभारी द्वारा 2 घंटे की चर्चा के इस प्रस्ताव को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ये कुछ प्रस्ताव हैं, मेरे ख्याल से कोई समस्या होने वाली नहीं है, साधारण है, बिल्कुल आसानी से ध्यान देने वाली चीजें हैं भाई, कोई विशेष बातें नहीं। तो ये प्रस्ताव थे आपके, मेरे ख्याल से आपने सभी ने इन चीज़ों को जानने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार के प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं भाई सदन में विधायी प्रक्रिया, शायद ही हम बता भी चुके हैं। सदन में विधायी प्रक्रिया ज़्यादातर अनुच्छेद 107 के अंतर्गत, आप आगे बता दूंगा मैं, अनुच्छेद 107 क्रमबद्ध रूप से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं संसद से संबंधित, वो आगे देखेंगे हम। संसद में विधायी प्रक्रिया, तो मैंने आपको बताया था कि संसद की विधायी प्रक्रिया में किसी भी विधेयक को लेकर 3 वाचन होते हैं। फर्स्ट वाचन, उसके बाद में सेकंड वाचन और उसके बाद में थर्ड वाचन। तो प्रथम वाचन होता है तो इसमें किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक को क्या किया जाता है भाई? प्रस्तुत किया जाता है। भारत के राजपत्र में उसका प्रकाशन करना जरूरी है, प्रस्तुत कर दिया। सेकंड जो वाचन होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, इसमें जो विधेयक होता है, जो भी बिल होता है, उसके उद्देश्यों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट वाचन में प्रस्तुतिकरण रखा जाता है और यहाँ उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, इसको विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, इसकी छपी हुई प्रतियां सदन के सामने आती हैं और इस सेकंड वाचन में आम बहस होती है, विचार विमर्श होता है। उसके पश्चात जनता की राय जानने के लिए इसको सार्वजनिक भी किया जाता है। अगर कोई गहन विषय है तो उसकी जांच करने के लिए जो विधेयक होता है, बिल होता है, उसको प्रवर समिति को भी सौंपा जाता है। तो सेकंड वाचन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी लंबा भी चलता है। थर्ड वाचन, इसमें मतदान होता है, फिर क्या होता है? मतदान होता है और मतदान होने के पश्चात किसी विधेयक को पारित किया जाता है। पारित नहीं हो तो विधेयक असफल भी हो सकता है भाई, या तो पारित होगा, पारित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा।
मान लीजिए अगर वो थर्ड जो वाचन हो रहा है उसमें मतदान के पश्चात किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो पारित करने के पश्चात यही इस प्रकार की जो कार्रवाई जिस सदन में हुई, यही कार्रवाई दूसरे सदन में होगी। दूसरे सदन में भी ऐसी प्रकार की कार्रवाई होगी। जैसे फर्स्ट वाचन हुआ पहले सदन में, वो क्यों हुई, आगे जाकर दूसरे सदन में होगा, फिर सेकंड वाचन होगा, फिर थर्ड वाचन होगा। ये प्रक्रिया दूसरे सदन में भी सेम होगी। दूसरा सदन भी अगर इस प्रकार से अपने यहाँ पर उस विधेयक को, उस बिल को अगर पारित कर देता है, तो पारित होने के बाद में ये कहाँ जाएगा भाई, राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर दूसरा सदन उसको पारित कर देता है तो ये कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास में जाएंगे। और राष्ट्रपति जी फिर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद विधेयकों पर सहमति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति उसको क्या देंगे भाई, स्वीकृति देंगे। स्वीकृति देंगे, अस्वीकृति भी दे सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकते हैं, कई बातें हैं उसमें। तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देंगे। स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति के क्या होंगे भाई, हस्ताक्षर होंगे। क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। और राष्ट्रपति के जो ही हस्ताक्षर होंगे तो भारत के राजपत्र में उसका प्रकाशन होगा। भारत के राजपत्र में क्या होगा, प्रकाशन। अब ये विधेयक कानून बनेगा, बन जाएगा। राष्ट्रपति की जो ही स्वीकृति होगी उसके पश्चात ये विधेयक क्या बन जाएगा भाई, कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा। कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा और भारत के राजपत्र में उसका क्या होगा, प्रकाशन होगा। और भारत के राजपत्र में प्रकाशन होने के पश्चात उसके लागू होने की घोषणा की जाती है कि किस तिथि को ये लागू हुआ, तो लागू होने की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। इस प्रकार से संसद में विधायी प्रक्रिया ये होती है भाई। काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा समझने के दृष्टिकोण से कोई डिफिकल्टी नहीं है। विधायी प्रक्रिया यानी कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, कोई भी बिल या विधेयक रखा जाता है, अगर किसी मंत्री के द्वारा रखा जाएगा तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा, किसी सदस्य के द्वारा रखा जाएगा, साधारण सदस्य के द्वारा, तो निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। और इसके 3 वाचन होंगे, प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण के बाद में उसका पहला वाचन होगा, यानी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत करने के पश्चात उस बिल के ऊपर क्या होता है भाई, बिल में उद्देश्य जो होते हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये पहले वाचन के दौरान ही स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन उद्देश्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट कब किया जाता है, कब पढ़ा जाता है, तो दूसरे वाचन में पढ़ा जाता है। तीसरे वाचन में उस बिल के ऊपर मतदान की प्रक्रिया होती है और अगर पहला सदन पारित कर देता है तो अगले सदन में चला जाता है, अगर पारित नहीं करता तो वहीं पर असफल या समाप्त हो जाएगा। दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में वही कार्रवाई होगी जैसे पहले सदन में हुई थी। दूसरा सदन पारित करेगा तो राष्ट्रपति के पास में जाएंगे और राष्ट्रपति फिर अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उसे अपनी स्वीकृति सहमति देगा, हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति जी के। फिर वो विधेयक या बिल कानून का रूप धारण करेगा, अधिनियम बनेगा, भारत के राजपत्र में उसका प्रकाशन होगा और उसके लागू होने की तिथि की घोषणा की जाएगी। उसके बाद में सदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं भाई। कुछ बातें हमारी रह गई थी तो वो अगर आप देख लेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 104 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत कोई सदस्य अगर शपथ लेता है, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य अगर शपथ लेता है तो शपथ लेने से के बाद वह अर्हित न होते हुए भी सदन में क्या होता है भाई, उपस्थित होता है और सदन की कार्रवाई में भाग लेता है और उसके पश्चात क्या देता है, मत देता है। मत देने पर जुर्माना, ये प्रतिदिन का 500 रुपये है। कितना है भाई, प्रतिदिन 500 रुपये। मेरी बात आप समझे नहीं होंगे। अनुच्छेद 104 क्या कहना चाहता है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने
के बाद अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अर्हित न होते हुए, योग्य न होते हुए भी अगर सदन में उपस्थित हो जाता है और सदन की जो मतदान करने की प्रक्रिया है उसमें मत देता है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। और ये रोजाना प्रतिदिन का कितना जुर्माना निर्धारित है भाई? 500 रुपये जुर्माना। अगर मान लीजिए किसी सदस्य ने, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है अनुच्छेद 104 का, कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य ने अगर शपथ ले ली हो और उसके बाद में अगर वो योग्य नहीं है, संसद की सदस्यता के लिए योग्य नहीं है, फिर भी सदन में अगर वो उपस्थित हो रहा है और वहाँ पर मत दे रहा है, तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और ये जुर्माना कितना? प्रतिदिन का 500 रुपये। यह है आपका अनुच्छेद 104। उसके बाद में अनुच्छेद 105 क्या कहता है? अनुच्छेद 105 इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। 102 और 103 हम शायद पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं भाई, पीछे वाली क्लास में, आप जरूर ध्यान दें। अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इसमें सदनों की शक्तियां, सदनों के सदस्यों की शक्तियां, संसद की समितियों, संसदीय समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में। यानी संसद के दोनों सदनों की कुछ विशेष शक्तियां, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की यानी सांसदों की शक्तियां और विशेषाधिकार इसमें बताए गए हैं। संसदीय जो समितियां होती हैं उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार क्या क्या होंगे, ये निर्धारित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में। यानी संसद सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है भाई? संसद सदस्यों को सदन में वाक स्वतंत्रता, सदन में क्या होगी? वाक स्वतंत्रता होगी। बोलने की स्वतंत्रता होगी। और सदन में संसद सदस्यों ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, इस प्रकार की जो भी बातें होंगी उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सदस्यों ने सदन में किस प्रकार की अपनी कौन कौन सी बातें सदन में रखी, किस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार की बातों को कोई चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में। तो संसद सदस्यों की, सदनों की शक्तियां, संसद सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार संसदीय समितियों की जो शक्तियां होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं, उनका उल्लेख करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105। इसमें सदस्यों को बोलने की पूरी क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, छूट होगी। और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होगी उसको न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 106 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 106 क्या कहता है? संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते उनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद सदस्यों को किस प्रकार से वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा भाई? संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद 106 में लिखा हुआ है। यानी संसद के द्वारा जो निर्धारण किया जाएगा उस निर्धारण के अनुसार ही सदस्यों को वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। और इसके लिए संसद संसद सदस्य
वेतन भत्ते अधिनियम 1954 पारित किया। संसद सदस्य वेतन भत्ते अधिनियम 1954 क्या किया, पारित किया। लिखा हुआ है अनुच्छेद 106 में स्पष्ट कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख संसद सदस्यों को वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मिलेंगे। संसद ने इसके लिए कानून बनाया है, अधिनियम पारित किया है, संसद सदस्य वेतन भत्ते अधिनियम 1954, और इसमें समय समय पर संसद सदस्यों के वेतन भत्तों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन संशोधन किया गया है। और इसमें संशोधन किया गया कब, 2018 में समय समय पर किया गया है। लेटेस्ट देख लेते हैं, 2018 में संसद सदस्य वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम 2018, और उस 2018 में संसद सदस्यों के जो वेतन की बात की गई है, कितना वेतन मिलेगा, तो 1 लाख वेतन, कितना भाई, 1 लाख संसद सदस्यों को वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और क्या बात कही गई है, 70,000 रुपये, 70,000 रुपये प्रति माह है। निर्वाचन भत्ता, क्षेत्र का जो निर्वाचन होता है, जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रीय निर्वाचन भत्ता मिलेगा 70,000 रुपये प्रति माह एक सांसद को। संसद की अगर कोई बैठक होती है तो 2,000 रुपये प्रतिदिन बैठक उपस्थिति, प्रतिदिन क्या मिलेगी, बैठक उपस्थिति के रूप में 2,000 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए सांसद निधि, किसके रूप में, सांसद निधि के रूप में प्राप्त होंगे। एमपी लेड्स जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, और देख लें एमपी लेड्स, सांसद निधि को आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं भाई, एमपी लेड कह सकते हैं। एमपी लेड्स का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको हिंदी में आप ध्यान रख सकते हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992-93 में हुई थी। 1992-93 में एमपी लेड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की स्थापना कब हुई, 1992-93 में। इसका अर्थ होता है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, और इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को कितना भाई, 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस 5 करोड़ रुपए को जो सांसद होते हैं ये भाई खर्च करते हैं कौन, जिलाधीश। खर्च कौन करेंगे, जिलाधीश करते हैं, न कि सांसद। ध्यान रखेंगे, खर्च करने का काम कौन करता है, जिलाधीश करते हैं, जिला के अधिकारी करते हैं, जिलाधिकारी। लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश करेंगे कौन, सांसद। खर्च करने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो ये संसद सदस्य या सांसद के द्वारा की जाती है। जबकि खर्च करने का काम कौन करेंगे, जिलाधीश करेंगे। और भारत सरकार का सांख्यिकी और क्रियान्वयन जो मंत्रालय है वो जो सांसद निधि है इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपके ध्यान में रहने चाहिए भी। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत आपने संसद सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं, जिसका निर्धारण लिखा हुआ है अनुच्छेद 106 में। संसद सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी। संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ते अधिनियम 1954 पारित किया है। 2018 में इसमें संशोधन हुआ। सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया और 70,000 रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता कर दिया गया। 2,000 रुपये प्रतिदिन बैठक उपस्थिति सदन की और 5 करोड़ रुपए सांसद निधि प्रतिवर्ष सांसद को मिलेंगी। सांसद निधि की स्थापना 1992-93 में हुई। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। खर्च करने की सिफारिश सांसद करेंगे और खर्च करते कौन है, जिलाधीश करते हैं, जरूर ध्यान में रखें। और भारत सरकार का सांख्यिकी क्रियान्वयन जो मंत्रालय है वो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
उसके बाद में अनुच्छेद 107 देख लेते हैं। अनुच्छेद 107 किस प्रकार से अनुच्छेद 107 में क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 107 इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी महत्वपूर्ण बातें आप समझने का प्रयास करें। इसकी 4-5 खंड है अनुच्छेद 107 के। इसमें कहा गया है विधेयकों का पुरस्थापन यानी विधेयकों का सदन में रखा जाना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किस प्रकार से पारित किए जाएंगे, ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत। विधेयकों का पुरस्थापन यानी विधेयकों को किस प्रकार से सदन में रखा जाएगा और पारित किए जाने के संबंध में किस प्रकार की बातें बताई गई हैं। अब हम एक एक देख लेते हैं। अनुच्छेद 107(1) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जाएगा, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। समझ गए होंगे मेरी बात। अनुच्छेद 109 और 17 धन विधेयक के संबंध में है भाई ये बातें। तो अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यानी इन चीजों को छोड़कर कोई भी जो विधेयक होता है संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा। ये बात है अनुच्छेद 107 के अंतर्गत। अनुच्छेद 107(2) क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 107(2) ये कहता है कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में तब तक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक संसद के दोनों सदन उसे संशोधित करके या बिना संशोधन सहित पारित करने पर सहमत न हो। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में तब तक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक संसद के दोनों सदन उसे संशोधित करके या बिना संशोधन सहित पारित करने पर सहमत न हो जाएं। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107(2) के अंतर्गत। उसके बाद में अनुच्छेद 107(3) है, उसका जो तीसरा खंड अनुच्छेद 107 का तीसरा खंड क्या कहता है। अनुच्छेद 107 के तीसरे खंड में ये बात कही गई है कि संसद में लंबित विधेयक, ये ध्यान रख सकते हैं, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यापक नहीं होगा। यानी संसद में अगर कोई विधेयक लंबित है, अगर सदनों का सत्रावसान हो जाता है, सत्र की समाप्ति कर दी जाती है, राष्ट्रपति जी करते हैं सत्रावसान, सत्र की समाप्ति, उसके कारण कोई भी अगर विधेयक लंबित है तो वो समाप्त नहीं होगा। ये प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत। 4 और 5 भी इससे संबंधित ही में। अनुच्छेद
107(4) में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 107(4) कहता है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है और राज्यसभा ने अगर पारित कर दिया हो या लंबित हो और वो लोकसभा ने पारित नहीं किया है और इसी अवधि में लोकसभा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा विघटन के कारण व्यापक नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई राज्यसभा तो एक क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा ने मान लीजिए किसी विधेयक को पारित कर दिया है या राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित चल रहा है जिसके ऊपर लोकसभा ने विचार नहीं किया, लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, तो क्या फर्क पड़ता है? लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो वो विधेयक समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 107(4) में। और उसके बाद में अनुच्छेद 107(5) में क्या बात कही गई है वो भी देख लें आप। लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राज्यसभा में लंबित है, किसमें लंबित है? राज्यसभा में लंबित है। इसका ठीक उल्टा है ऊपर वाले का, लंबित है तो अनुच्छेद 108, तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संविधान में लिखी हुई बात है वो कि वो मैं आपको बता रहा हूं भाई। उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यापक हो जाएगा, यानी ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाएगी और लोकसभा भंग हो जाएगी तो ये विधेयक भी क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है या लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और वो विधेयक राज्यसभा में लंबित है तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों, यानी संयुक्त जो बैठक है उसके संबंध में जो उपबंध है उसके अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन के पश्चात ऐसा जो कोई भी विधेयक है वो क्या हो जाएगा भाई? व्यापक हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 107 से संबंधित कुछ जटिल प्रक्रिया हैं, कुछ बातें हैं। एक बार आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से बातें याद होने वाली नहीं, याद होने वाली हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें करने वाली नहीं है। अनुच्छेद 107 में बताया गया है, क्या बताया गया है भाई? विधेयकों का पुरीस्थापन यानी विधेयकों को सदनों में रखा जाना, पारित किए जाने के संबंध में किस प्रकार की बातें हैं वो सारी की सारी इसमें बताई गई हैं। तो अनुच्छेद 107(1) में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 107(1) में बताया गया है कि अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 107(2) के खंड में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक तब तक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक संसद के दोनों सदन उसे संशोधित करके या बिना संशोधन सहित पारित करने पर सहमत न हो जाते हों, तब तक वो पारित हुआ नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 107(3) कहता है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के पश्चात व्यापक नहीं होंगे, यानी समाप्त नहीं होंगे। और ये अनुच्छेद 107 का चौथा और पांचवा खंड ये एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई।
चौथा कहता है कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है, राज्यसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है और जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन के पश्चात वो समाप्त नहीं होगा। और लोकसभा में पांचवा कहता है लोकसभा में लंबित विधेयक या लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जिसको राज्यसभा ने पारित नहीं किया है उसमें लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो ही लोकसभा समाप्त विघटन होगी, लोकसभा समाप्त होगी, भंग हो जाएगी तो विधेयक भी क्या हो जाएंगे भाई, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आप आगे देखें अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन जैसी जो शब्दावली है भाई वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। संयुक्त बैठक ध्यान रखें, संयुक्त बैठक, कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं तब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आप ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जैसी शब्दावली का संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। आप इसको जॉइंट सिटिंग कह सकते हैं, संयुक्त बैठक कह सकते हैं। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, क्यों, इसके क्या कारण है? तो कारण भाई ये है, कारण ये है कि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर, किसी विधेयक को लेकर, किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में क्या उत्पन्न हो गया हो, गतिरोध या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, टकराव की स्थिति क्या हो गई हो, उत्पन्न हो गई हो। उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा भाई, राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। समझ गए होंगे। संयुक्त बैठक कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, इसका कारण यह है कि किसी विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों में किसी प्रकार का कोई गतिरोध, अगर टकराव की स्थिति बन जाती है तो भारत का राष्ट्रपति क्या बुलाता है भाई, संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत का लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 का जो चौथा खंड है उसमें ये बात कही गई है कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। सभापति भी कर सकते हैं, उपसभापति भी कर सकते हैं, इनके पैनल बने होते हैं, पैनल में से किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है संयुक्त बैठक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। अमूमन करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष, यह आप ध्यान में रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन जैसी शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप बोलने में भले इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन संविधान के अनुरूप क्या है तो वो है संयुक्त बैठक। अब देखिए संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक आता है तो वो विधेयक किस प्रकार से पारित होगा, विधेयक किस प्रकार से पारित होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है भाई। विधेयक पारित किस प्रकार से होगा, तो विधेयक पारित होगा किस प्रकार से, ये आप ध्यान रखें। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से यह प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर कोई विधेयक लाया जाता है
संयुक्त बैठक में तो किस प्रकार से पारित होगा? सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से। इसमें 2/3 नहीं है, केवल साधारण बहुमत है। उस साधारण बहुमत से प्रस्ताव क्या होगा भाई? पारित होगा। अब देखिए, जो संयुक्त बैठक है वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक हो या धन विधेयक को लेकर, दोनों जो विधेयक हैं इसको लेकर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नहीं बुलाई जा सकती, यह आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रपति बुलाता है, और यहाँ पर अगर कोई विधेयक होता है तो इस प्रक्रिया से क्या होता है? पारित होता है। ये क्या है भाई? उसकी प्रक्रिया है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात करें, अभी तक भारतीय जो इतिहास है उसमें 3 बार, कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है संयुक्त बैठक? तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है भाई। तीनों बार आप देख लेते हैं। पहली बार बुलाई गई 6 मई 1961, 6 मई 1961, दूसरी 16 मई 1978 और तीसरी बुलाई गई थी 26 मार्च 2002। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 6 मई 1961 क्यों बुलाई गई? तो यहाँ पर कोई विधेयक था, दहेज निषेध विधेयक, दहेज निषेध विधेयक 1959 में लाया गया था विधेयक। इसको लेकर गतिरोध चल रहा था। 1961 में फिर इसको लेकर संयुक्त बैठक बुलाई गई। इसमें बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन समाप्त करने हेतु जो विधेयक था वो लाया गया था 1978। और 26 मार्च 2002 को पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, इसको आप पोटा के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 बार ये संयुक्त बैठक बुलाई गई। 6 मई 1961 को दहेज निषेध विधेयक 1959 जो बिल था उसके कारण, और यहाँ पर जो अध्यक्षता की उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? M.A. अयंगर, लोकसभा अध्यक्ष M.A. अयंगर ने संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। दूसरा जब लाया गया 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, तो इसमें जो अध्यक्षता की लोकसभा अध्यक्ष थे वो K.S. हेगड़े। कौन थे भाई? K.S. हेगड़े साहब, ये लोकसभा अध्यक्ष थे। और तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे, उपाध्यक्ष थे भाई, लोकसभा के उपाध्यक्ष थे जिन्होंने इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी PM सईद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब कब बुलाई गई ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक 1959, लोकसभा अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता की संयुक्त बैठक की M.A. अयंगर, और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ में ये भी ध्यान रख लें। 16 मई 1978 को दूसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 के उपलक्ष्य में। उस समय भारत के लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की K.S. हेगड़े साहब थे। भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 पोटा ये लाया गया था। इसके संबंध में
जो अध्यक्षता की थी, उपाध्यक्ष थे लोकसभा के PM सईद, उन्होंने इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी और उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। तो संयुक्त बैठक के संदर्भ में ये बातें आपको ध्यान में रखनी जानी जरूरी है भाई, जरूर निश्चित रूप से इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 109, 108 के बाद में अनुच्छेद 109 और 10 साथ साथ ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप भाई हमने देखा बजट, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट के लिए आपको आगे शब्द मिलेगा, अनुच्छेद 112 हम पढ़ेंगे, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो बजट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, बजट क्या होता है, एक मनी बिल होता है, एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। तो बजट भारत में जो होता है वो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है। कब शुरू होती है भाई, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, इसमें ही बजट निर्माण यानी आगे जाकर किस प्रकार से बजट रखा जाना है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। प्रक्रिया क्या होती है भाई, शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में। ऐसा नहीं है कि फरवरी में हमारे सामने अचानक आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में बजट के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और भारतीय संविधान का वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, और प्रत्येक विभाग को एक आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग को एक प्रोफार्मा, प्रत्येक विभाग को क्या किया जाता है भाई, प्रत्येक विभाग को एक प्रोफार्मा भेजा जाता है। प्रत्येक विभाग को एक प्रोफार्मा देता है कि आप अपने विभाग से संबंधित बजट का क्या करें भाई, अनुमान करें। प्रत्येक विभाग 3 साल, ये विभाग क्या होते हैं, 3 वर्षों के बजट का अनुमान करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष की, पिछले 3 वर्षों के बजट का इनके द्वारा क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। यानी एक तो पिछला, एक जो चल रहा है और एक आने वाला है, ये 3 वर्ष हो जाते हैं। 3 वर्षों के बजट का अनुमान लगाया जाता है प्रत्येक विभाग के द्वारा। और फिर दिसंबर तक क्या होता है, दिसंबर तक प्रत्येक विभाग का आकलन, प्रत्येक विभाग का आकलन आ जाता है। प्रत्येक विभाग का जो अनुमान है वो आर्थिक मामलों के विभाग के सामने आ जाता है। प्रत्येक विभाग का अनुमान दिसंबर तक प्राप्त हो जाता है और उसके पश्चात यह अनुमान कहाँ जाता है, वित्त मंत्रालय के पास में। कहाँ जाता है भाई, वित्त मंत्रालय के पास में जाएगा। और वित्त मंत्रालय के पास जाने के पश्चात ये फरवरी में हमारे सामने किसके रूप में आता है, बजट के रूप में आता है। फरवरी में किसके रूप में हमारे सामने आ जाता है, बजट के रूप में सामने आता है। ये ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी परेशान करती हैं। कई बार आप लोग समझते हैं कि होता क्या है बजट, ये तो अक्टूबर नवंबर में बजट को लेकर एक प्रक्रिया शुरू होती है। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को एक प्रोफार्मा भेजा जाता है, एक बायोडाटा भेजा जाता है। उसको कहा जाता है कि आप अपने विभाग से संबंधित बजट का क्या करें, अनुमान लगाएं। तो प्रत्येक विभाग क्या करता है, जो 3 वर्ष होते हैं, एक तो पिछला, एक जो चल रहा है वित्तीय वर्ष उसकी बात है, और एक आने वाला है जिसमें बजट रखा जाना है। इन 3 वर्षों के बजट का अनुमान लगाता है कि इन 3 वर्षों में किस प्रकार से बजट, पिछले जो वर्ष है उसमें किस प्रकार से बजट रखा गया, उसके क्या निष्कर्ष निकले, उस चल रहा है उसके निष्कर्ष निकालता है, और आने वाले में किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। तो ये सारा विभाग, प्रत्येक विभाग अपना अनुमान लगाते हैं और अनुमान जो आकलन होता है वो फिर दिसंबर तक वित्त मंत्रालय के सामने आ जाते हैं। वित्त मंत्रालय फिर आगे जाकर फरवरी में हमारे सामने बजट के रूप में ये सामने आता है भाई। उसके बाद में बजट को ध्यान में रखें, धन विधेयक होता है। क्या होता है, धन विधेयक, मनी बिल कह सकते हैं इसको। बजट को आप मनी बिल के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। मनी बिल यानी धन विधेयक। और मनी बिल हमेशा कहाँ रखा जाएगा भाई, लोकसभा में। कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाता है। और मनी बिल को प्रमाणित करने का काम, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करेंगे कौन, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मनी बिल को प्रमाणित करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। मनी बिल यानी जो धन विधेयक होता है हमेशा कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है।
अब देखिए कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं, उसके माध्यम से चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको दोहरी समझ होगी, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम कंपैरिजन में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 दोनों देख लेते हैं। एक तो अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है, ये दोनों ही बातें आप लोग देख सकते हैं। धन विधेयक से संबंधित बातें हैं। तो अनुच्छेद 109 में कहा गया है धन विधेयक धन विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया, धन विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। भाई धन विधेयकों को किस प्रकार से पारित किया जाएगा, उसको लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 110 में आप ध्यान रखेंगे धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 117 भी आप लोग नीचे बता देंगे वित्त विधेयक। तो धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो वही हम देखेंगे। अनुच्छेद 109(1) इसमें कहा गया है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा, राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा। कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य आप ये निकालेंगे कि धन विधेयक हमेशा कहाँ रखा जाता है, भाई लोकसभा में ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कहा गया है सीधा कि धन विधेयक लोकसभा में रखा जाएगा, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 109(1) में कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा, यानी नहीं लाया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 109 का जो दूसरा पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि धन विधेयक को लोकसभा क्या करेगी भाई, पारित करेगी, और पारित करने के पश्चात ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसको पारित करे या सिफारिश सहित वापस लौटा दे। सिफारिश सहित क्या कर सकती है, ये बात बताई गई है, सिफारिश सहित वापस लोकसभा को लौटा दे। यानी पहले में तो कही गई है कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। दूसरे में क्या बातें कही गई हैं कि धन विधेयक को लोकसभा पारित करेगी, उसके पश्चात ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको पारित करे या सिफारिश सहित क्या कर सकती है, लोकसभा को लौटा दे। उसके बाद में जब ये वापस आ जाए मान लीजिए, तो लोकसभा उसको क्या करेगी भाई, स्वीकार करेगी। लोकसभा उसको स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के पश्चात 104 अनुच्छेद 109 का जो चौथा खंड है उसमें ये बात बताई गई है कि लोकसभा उसको क्या करेगी भाई, पारित करेगी, और पारित करने के पश्चात राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उसमें अगर क्या कर दे, संशोधन कर दे, राज्यसभा उसमें क्या कर दे, संशोधन कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्यसभा अगर उसमें संशोधन करके उसको क्या कर दे, पारित कर दे, तो लोकसभा के कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अनुच्छेद 109 जो 5 है उसके पांचवें खंड में बात कही गई है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन में कोई फैसला नहीं करती है तो यह लोकसभा द्वारा पारित समझा जाएगा। लोकसभा द्वारा क्या समझा जाएगा, पारित माना जाएगा। ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक के संदर्भ में।
कोई विशेष बातें नहीं है। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा कभी भी। पहली बात यह है अनुच्छेद 109 की। दूसरी बात यह है कि धन विधेयक लोकसभा पारित करेगी, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको पारित कर दे, इनकार कर दे, सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दे तो लोकसभा उसको स्वीकार करेगी। अनुच्छेद 109 के चौथे खंड में कहा गया है लोकसभा अगर पारित कर देती है तो राज्यसभा अगर उसमें संशोधन कर देती है, संशोधन सहित उसको अगर पारित कर दे तो लोकसभा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, माना जाएगा जो लोकसभा ने पारित किया है वो ही। राज्यसभा अगर उसमें कोई संशोधन करती है तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद 109 का जो 5वां खंड है उसमें ये बात कही गई है कि राज्यसभा 14 दिन के लिए किसी धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन में अगर वो फैसला करती है तो ठीक है, अन्यथा वो लोकसभा द्वारा पारित माना जाएगा। ये थी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं, वो आप लोग ध्यान में रखें भाई। ये है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या होगा, किस प्रकार का होता है धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 अब थोड़े बहुत बिलोंग करेंगे भाई। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में, तो वित्त विधेयक की जो परिभाषा होती है वो व्यापक होती है। बड़ा रूप होता है वो वित्त विधेयक कहलाता है, सीमित रूप होता है वो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं होते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में जो आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 110 के 5 खंड हैं और उसमें पहला बताया गया है अनुच्छेद 110 का क, उसमें एक कहा गया है कि किसी कर के अधिरोपण, किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन तथा विनियमन, विनियमन मैं आपको सीधा ही बता सकता था कि किस प्रकार से कर होते हैं, ऋण लेना देना, संचित निधि से व्यय जमा कराना, लेकिन जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं एज इट इज वो किस प्रकार से हैं वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। किसी कर का अधिरोपण करना, उत्पादन उत्साधन किस प्रकार से समाप्त करना हो, परिहार, परिवर्तन और विनियमन किया जाना, यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है भाई। दूसरे में कहा गया है भारत सरकार द्वारा उधार लेने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित वित्तीय बाध्यताएं, वित्तीय बाध्यताएं, भारत सरकार द्वारा उधार लेने संबंधी जो भी वित्तीय बाध्यताएं हैं उनका प्रावधान करता है धन विधेयक। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी भारत सरकार द्वारा उधार लेना। इसमें किसी कर को बढ़ावा देना, किसी कर को समाप्त करना, किसी कर को कम करना, किसी कर में बदलाव करना, उसका विनियमन किया जाना, उसका उल्लेख ग में है। उसके बाद में ग में क्या बात बताई गई है, तो ग में ये बात कही गई है कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है भाई। भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, भारत की संचित निधि होती है उसके ऊपर संसद का अधिकार होता है और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। संचित निधि में से कुछ पैसा आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होती है, उसकी स्वीकृति से पैसा निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 267 में ये बात है। तो भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, उसमें जो धन है जमा कराना, धन जमा कराना और निकालना, उसका प्रावधान किया गया है। तीसरे यानी ग खंड में भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना, भारत की संचित निधि में धन जमा कराना और धन निकालना। उसके बाद में जो चौथा खंड है उसमें कहा गया है
भारत की संचित निधि में से विनियोग, पैसा निकालना। भारत की संचित निधि में से विनियोग यानी पैसा निकालना। और पांचवा खंड ये कहा गया है किसी व्यय को भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना और व्यय की रकम को बढ़ाना, व्यय की रकम को बढ़ाना। व्यय की रकम को क्या करना, बढ़ाना। ये बातें कही गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके होनी नहीं चाहिए भाई। ये है एज इट इज जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आसानी से आप ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। अब देखिए, एक है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117, वो भी देख लें। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हैं। अनुच्छेद 117 उसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में जो कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि अनुच्छेद 110 के खंड कैसे अड़े तक, अनुच्छेद 110 के खंड कैसे अड़े में विनिर्दिष्ट जो भी शामिल है, विनिर्दिष्ट का मतलब जो भी शामिल है, विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखा जा सकता है। ये कहता है वित्त विधेयक कि अनुच्छेद 110 के खंड क से लेकर अड़ तक जो भी बातें लिखी गई हैं उसमें जो भी कोई विषय है उसके संबंध में अगर कोई विधेयक या संशोधन रखा जाना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखा जा सकता है। यानी बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो ये बातें हैं ऊपर वाली अनुच्छेद 110 की सारी वो सदन में नहीं रखी जा सकती। लेकिन इसमें ये बात भी कही गई है, लेकिन यदि किसी कर की कटौती या कमी करनी हो, लेकिन किसी कर की कटौती या कमी करनी हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं। सिफारिश की आवश्यकता नहीं। सिफारिश की आवश्यकता नहीं है भाई। तो मैं देखो आपको एक डायग्राम छोटी सी बात बता देता हूं। अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 ये चीजें जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 इसमें कहा गया है धन विधेयक। क्या कहा गया है? धन विधेयक। इसमें कहा गया है वित्त विधेयक। क्या कहा गया है? वित्त विधेयक। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। धन विधेयक वित्त विधेयक। अब देखिए धन विधेयक वित्त विधेयक होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक होता है। और धन विधेयक क्या होते हैं भाई? सीमित होते हैं। क्या होते हैं? सीमित होते हैं।
ये ध्यान रखेंगे, बातें वही हैं। अब देखिए, कोई भी अगर कर है, कोई भी उधार है, कोई भी भारित व्यय है, भारित व्यय, यही तो बातें कही गई हैं। कोई भी कर, कोई भी उधार, कोई भी भारित व्यय, संचित निधि से, संचित निधि से पैसा निकालना, जुर्माना शुल्क, जुर्माना शुल्क या कोई भी स्थानीय निकायों से प्राप्त कर, ये सारे के सारे किस में शामिल हो जाएंगे भाई? वित्त विधेयक में शामिल हो जाएंगे। इनका जो व्यापक रूप होगा वो कहलाएगा वित्त विधेयक, इनका जो सीमित रूप होगा वो कहलाएगा धन विधेयक। और कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखें कि कोई भी कर, उधार, भारित व्यय, संचित निधि से पैसा निकालना, जुर्माना शुल्क या स्थानीय जो कर होते हैं उनका व्यापक रूप वित्त विधेयक के रूप में जाना जाता है, बड़ा होता है भैया। और धन विधेयक, इन्हीं के सीमित रूप क्या कहलाएंगे? धन विधेयक कहलाएंगे। सभी जो धन विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वित्त विधेयक कहलाते हैं। ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए, और कोई विशेष बातें नहीं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग और देखें, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? जैसे है अनुच्छेद आपका 112, अनुच्छेद 112 बजट प्रक्रिया हमने पढ़ी थी ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका शब्द यही है, वार्षिक वित्तीय विवरण। पहले हम पढ़ चुके हैं बजट प्रक्रिया के दौरान, प्रस्तुतिकरण, वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राक्कृत प्राप्तियों, ये शब्द लिखा हुआ है, प्राक्कृत प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण है वो कहाँ रखवाएगा भाई? सदन में रखवाएगा। कहाँ रखवाएगा? सदन में। भारत सरकार की प्राकृत प्राप्तियों और व्यय से संबंधित जो विवरण है वो भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है भारत सरकार का, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, जिसको हम आप लोग बजट के रूप में जानते हैं। इसका अनुच्छेद 112 का जो तीसरा खंड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान दें यहाँ पर। उसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि निम्न व्यय भारत की संचित निधि, निम्न व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। निम्न व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। भारित व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जिसके ऊपर सदन में चर्चा की जा सकती है, जिससे सदन के द्वारा जो पदाधिकारी विशेष होते हैं उनके जो कार्यों के उद्देश्य हैं, यानी जो सेवा काल है, उसकी पूर्ति की जाती है। तो वो भारित व्यय होता है जिसकी सदन में चर्चा की जा सकती है। तो 112(3) में ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, कौन कौन से व्यय हैं भाई? तो आप लोग जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं, वेतन भत्ते, पेंशन, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भत्ता, पेंशन भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है। जो उपराष्ट्रपति का तो भाई जैसे कोई वेतन है ही नहीं, जैसे सभापति कह सकते हैं, सभापति। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा और देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के
जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, भारत का सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, उनके वेतन भत्ते पेंशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पहले फेडरल न्यायालय चलता था भाई, उसके न्यायाधीश वर्तमान में तो नहीं है वो। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, उसके वेतन भत्ते जो पेंशन होते हैं भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तीसरे खंड में। उसके बाद में अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 आप देख लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। इसके पहले खंड में कहा गया है, अनुच्छेद 113 एक के पहले खंड में कहा गया है कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राकलन संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, अनुच्छेद 113 में कहा गया है कि भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं उससे संबंधित जो प्राकलन है संसद में मतदान के लिए, यानी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं हो सकता। संचित निधि पर जो भारित व्यय है इसका सदन में कोई मतदान नहीं हो सकता, ये कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 का पहला खंड। उसके बाद में 113 का दूसरा खंड है, उसमें कहा गया है कोई अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में, अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 में है भाई, ध्यान रखेंगे, अनुदान की मांगों के रूप में, अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यय है तो लोकसभा के सामने अनुदान की मांगों के रूप में रखा जाएगा। अब ये लोकसभा को शक्ति होती है, इसमें विशेष शक्ति दी गई है किसको, लोकसभा को इसमें क्या प्राप्त है भाई, शक्ति प्राप्त है। लोकसभा को शक्ति प्राप्त है कि वो अनुदान की मांगों को अनुमति दे सकती है, या अनुदान की मांगों से क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है। क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है। और इसके अलावा और बात करें तो जो अनुदान की मांगों के रूप में जो रकम विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे सकती है, यह आपको ध्यान में रखना है भाई। यह आपको विशेष रूप से बातें ध्यान में रखनी है कि कोई भी अन्य व्यय लोकसभा के सामने अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। लोकसभा को इसमें विशेष शक्ति प्राप्त है। लोकसभा अनुदान की मांगों को अनुमति दे सकती है, अनुमति देने से इनकार कर सकती है, और जो अनुदान की मांगों के रूप में जो रकम मांगी गई है उसको कम करके भी अनुमति दी जा सकती है। किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। और अनुच्छेद 113(3) है, उसमें यह कहा गया है कि जो अनुदान की मांगे हैं राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखी जाएंगी। यानी राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति अनुमति देगा, उसके बाद में ही अनुदान की मांगे सदन में रखी जाएंगी, अन्यथा नहीं। ये भी बात है, तो
ये भी ध्यान में रखें। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की सिफारिश पर सदन में रखी जाती हैं, अन्यथा नहीं रखी जाएंगी। ये बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 114-15 भी देख लें भैया आप। अनुच्छेद 114, इसमें कहा गया है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक की बात कही गई है। विनियोग विधेयक क्या होता है? भारत की संचित निधि से पैसा निकालने हेतु लाया गया विधेयक क्या कहलाएगा? विनियोग विधेयक कहलाएगा। याद रह जाएगा आराम से। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने हेतु लाया गया विधेयक। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने हेतु लाया गया विधेयक क्या कहलाता है? विनियोग विधेयक कहलाता है अनुच्छेद 114 में। 113 में अनुदान की मांगे, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बातें बताई गई कि भारत की संचित निधि से अगर कोई पैसा निकालना हो तो इसके लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है? विनियोग विधेयक लाया जाता है। 115 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की बात कही गई है। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में बताई गई हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जब किसी मद में चालू वित्तीय वर्ष में जब किसी मद में चालू वित्तीय वर्ष में बजट की रकम कम पड़ जाए या कह सकते हैं पर्याप्त नहीं हो, अपर्याप्त हो, तो किसकी मांग की जाती है भाई? अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। अनुदान की क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। अनुच्छेद 115 में कहा गया है अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान के बारे में बातें कही गई हैं। क्या बात है? अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि जब किसी मद का मतलब कोई भी कार्य, उसमें अगर चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट में रकम दी गई है वो बजट की रकम अगर कम पड़ जाती है, पर्याप्त न हो, तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है। अब ये चालू वित्तीय वर्ष में बजट की रकम कम पड़ने के कारण क्या है भाई? या तो कारण ये है कि जितना चाहिए था उतना मिला नहीं, या दूसरा जो कारण ये हो सकता है कि जो दी गई रकम है उससे ज़्यादा व्यय कर दिया गया हो, या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई नई सेवा उत्पन्न हो गई हो, तभी अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद 116 ये और देख लें। अनुच्छेद 116 इसमें कहा गया है लेखानुदान, एक है प्रत्यानुदान और एक है भाई अपवाद। लेखानुदान इसको एडवांस चेक के नाम से भी पुकार सकते हैं आप, प्रत्यानुदान ब्लैंक चेक कह सकते हैं आप लोग, और एक अपवादानुदान। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने शायद देखी नहीं होंगी, समझी नहीं होंगी, पढ़ी नहीं होंगी कभी। लेखानुदान इसको एडवांस चेक कहा जाता है। इसमें खर्च करने की जो मात्रा है वो तय होती है। मात्रा क्या होती है भाई? तय होती है। इसमें खर्च करने की जो मात्रा वो अनिश्चित है, मात्रा तय नहीं है, कितना भी खर्च किया जा सकता है।
कितना भी खर्च किया जा सकता है। कितना भी खर्च किया जा सकता है। और अपवादानुदान का मतलब ये होता है, नाम से ही लग रहा है, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप खर्च किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप खर्च करना अपवादानुदान। प्रत्यानुदान यानी ब्लैंक चेक कहा जाता है इसको। इसकी मात्रा तय नहीं है, कितनी भी सीमा में खर्च किया जा सकता है। इसकी मात्रा निश्चित है कि सरकार 1/6 राशि, बजट की जो 1/6 राशि होती है वो बजट पारित करने से पहले भी खर्च कर सकती है। करने से पहले क्या कर सकती है? खर्च कर सकती है। तो ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गई होंगी। लेखानुदान क्या होता है? इसमें मात्रा तय होती है कि सरकार बजट पारित करती है, उससे पहले ही 1/6 राशि क्या कर सकती है? वही खर्च कर सकती है। प्रत्यानुदान का मतलब होता है कि इसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं है, इसमें कितना भी खर्च किया जा सकता है। और तीसरी जो बात होती है अपवादानुदान, इसका मतलब यह होता है कि अपवाद स्वरूप पैसा खर्च किया जा सकता है। उसके बाद में संसद के और कार्य अगर आप देखना चाहें, संसद के अन्य कार्य, संसद के अन्य कार्य भी हैं भाई। अन्य कार्य जो आपको नजर आते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का क्या करती है संसद? चुनाव करती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का क्या करती है संसद? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है। एलएस अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उपसभापति, उपसभापति का भी चुनाव कौन करती है भाई? संसद करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। संसद के अन्य कार्यों में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद के द्वारा जो अन्य कार्य किए जाते हैं उसमें पदाधिकारियों को हटाना, कई पदाधिकारी हैं उसको हटाना, पदाधिकारियों को हटाना, इसका काम भी कौन करती है भाई? संसद ही करती है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको हटाने का काम संसद के द्वारा किया जाता है? तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। अनुच्छेद 61 में बात आपने देखी होगी, राष्ट्रपति पर डाटा तब संसद ही काम करती है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। उसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए आता है भाई, और किसी पदाधिकारी के लिए नहीं आता है। बाकी सब केवल हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बाकी के लिए हटाने की प्रक्रिया है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा और बात करें आप तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनको क्या करना? हटाना। इनकी जो प्रक्रिया संसद में ही अपनाई जाती है, अनुच्छेद 124(4) में प्रक्रिया है भाई, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। भारत का जो CAG है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 148 में, ये भी संसद के द्वारा ही अपनाई जाती है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अगर उनको हटाया जाता है तो इसकी प्रक्रिया भी संसद के द्वारा ही अपनाई जाती है, अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद में और बात करें हम तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर इसको हटाना हो तो इसके लिए
जो प्रक्रिया है वो संसद में ही अपनाई जाती है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और भी बात करें तो लोकपाल का अगर चेयरमैन हटाना हो, लोकपाल के चेयरमैन वह इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसकी अगर पद मुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जानी हो तो वो भी कहाँ पर अपनाई जाती है भाई, संसद में ही अपनाई जाती है। तो ये कुछ अन्य कार्य हैं संसद के, कई पदाधिकारियों का चुनाव करना, कई पदाधिकारियों को हटाना, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकपाल का चेयरमैन और उसके अन्य सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। ये था आपका संसद टॉपिक, मेरे दृष्टिकोण से कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई तथ्य रह जाते हैं तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है भाई कहीं पर कोई चीज़ें रह गई हों, लेकिन जितना मेरे जहन में था, जितना मैं जानता हूँ, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। काफ़ी एक बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखेंगे तो आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में तथ्यवार आती रहेंगी। तो हमारी क्लास का समय थोड़ा लंबा हो गया भाई, समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।